हमने आपको बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियों से रूबरू कराया है जो मुझे पूरा विश्वास है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्स जुड़ी है जो पैशन और डिटर्मिनेशन की एक ऐसी मिसाल है। उनको हमेशा से पता था बनना है तो आईएएस, और एग्जामिनेशन के लिए ऐसा जुनून कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी सीएससी टारगेट था, यूपीएससी सीएससी 2020, और रिजल्ट भी है यूपीएससी सीएससी 2020 में रैंक 117। निशा, वेलकम निशा टू स्टडी आईक्यू। Thank you so much, ma'am. निशा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। और जैसे मैं सभी को बता रही थी कि आप एक ऐसा सपने का ऐसा जुनून रखते हैं, कॉलेज के पहले ही ईयर से आपको पता था आईएएस बनना है और टारगेट था यूपीएससी सीएससी 2020। मैम बचपन से ही जितना मुझे याद आता है तो मेरा यही रहा था कि आई विल ट्राई। मैं यूपीएससी का तो ये नहीं पता था कि यूपीएससी के थ्रू होता है, बट ये था कि आईएएस कुछ एक पोस्ट होती है एंड मैं उसके लिए ट्राई करूंगी। तो ये बचपन से ही मेरी एक शुरुआत हुई थी। एंड उसके बाद में जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे अच्छे से पता चला कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। एंड उसके बाद में मैंने फिर सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बट जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मैंने प्रॉपरली अपना पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें हैं वो सॉर्ट आउट कर ली एंड फिर अपना पूरा अच्छे से थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। निशा जी, आप इंजीनियर हैं, आपने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की है। ये जर्नी की शुरुआत कॉलेज में ही हुई जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये यूपीएससी का सपना इतना बड़ा है कि हर कोई देखता है और हर कोई पूरा करने में जी जान लगा देता है। आपसे बहुत हाँ सारे जी। कॉलेज स्टूडेंट रिलेट करते हैं। मैं चाहती हूँ आप उन कॉलेज स्टूडेंट को गाइड करें कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करना है। एक न्यू एस्पिरेंट जो है, एकदम नोवाइस है इस प्रिपरेशन में। मैम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग अर्ली ऑलवेज हैज ऑलवेज हैव सम एडवांटेजेस। तो हम जितना जल्दी किसी भी चीज की तैयारी शुरू करेंगे तो उसके उतने ही ज्यादा फायदे होंगे। तो जैसे कि मैंने थर्ड ईयर में शुरू करा था एंड मेरे पास 2 साल थे, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो मैंने जैसा किया कि थर्ड ईयर में मैंने पूरा अपना जो स्टैटिक सिलेबस होता है उसको एक बार ही पूरा गो थ्रू कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। पूरा किताबें विताबें हूँ पढ़ ली एक बार, तो उनको कंप्लीट कर लिया। तो मेरा जो आधा काम था वो फिनिश हो गया वहां पे पढ़ने का। फिर जब मैं फोर्थ ईयर में आई तो मैंने प्रॉपरली डेडिकेटेडली अपना करंट अफेयर्स भी करना शुरू कर दिया एंड जो भी पढ़ा था स्टैटिक वाला उसका रिविजन शुरू कर दिया। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमें कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का ही क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले तो सिलेबस देखें, उसके हिसाब से उनका मटेरियल इकट्ठा कर लें, एक बार उसकी लिस्ट बना लें ताकि फिर हमें बार बार उसके ढूंढना ना पड़े कि कौन से सब्जेक्ट के लिए या कौन से टॉपिक के लिए हमें क्या किताबें पढ़नी है, क्या रेफर करना है। तो इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमें ऐसा करना चाहिए और फिर एक बार जो भी चीज हमने तय की है, कुछ भी निश्चय बनाया है, तो उसको फिर अच्छे से जुनून के साथ काम उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। निशा जी, एक बार स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, स्टैटिक यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने फाइनल ईयर में अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। निशा जी, हाँ ये जी। करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना चाहिए स्टैटिक पोर्शन से, ये भी एक बहुत अच्छी और कला आनी चाहिए। तो अगर मैं आप उन स्टूडेंट्स हाँ को जी। बता सके। हाँ जी मैम। तो मैम जैसे कि हम पहले जैसे हमने स्टैटिक पढ़ लिया एंड फिर सपोज अगर हम अभी करंट का पढ़ रहे हैं और उसमें कोई भी इश्यू आता है और अगर वो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पॉवर्टी पढ़ा एंड पॉवर्टी का जो स्टैटिक वाला होता है वो समझ लिया कि पॉवर्टी क्या है एंड इंडिया में कितनी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है एंड कौन कौन से रिपोर्ट्स आई हैं पॉवर्टी पे। फिर उसके बाद में कुछ भी करंट का है, जैसे जैसे मैम अभिजीत बनर्जी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उन्होंने अपना एक मेथड दिया था पॉवर्टी कैलकुलेट करने का। तो मैम उसमें क्या है कि जैसे अब कुछ भी कोई क्वेश्चन आता है या कुछ भी होता है तो हमें क्लिक करना चाहिए कि अच्छा करंट में इससे रिलेटेड ये चल रहा था, या फिर कोई भी और स्कीम आती है या कोई भी जैसे नीति आयोग ने भी कुछ भी निकाला या गवर्नमेंट ने कुछ भी निकाला, तो कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है एंड अगर वो चीज वहां फिट बैठ रही है तो हमें उसको यूज करना चाहिए। तो ये तो हो गया एक पॉवर्टी का एग्जाम्पल। ऐसे ही करके कोई भी जैसे मैम पॉलिटी में भी अगर कोई भी कंटेम्पररी इशू चल रहा है तो इन सब चीजों को रिलेट करना चाहिए। कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड गो लाइक दैट।
स्टैटिक कंप्लीट करने के बाद आप डायनेमिक शुरू कर सकते हैं और फिर दोनों को रिलेट करना चाहिए। निशा जी, हाँ जी। सिलेबस एक गाइडिंग लाइट होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके टॉपिक्स तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर गवर्नेंस की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की, तो उन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कैसे समझना है कि सिलेबस में अगर इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा है तो हमें स्टैटिक, डायनामिक, ये तीनों चीज कैसे कवर करनी है, कैसे समझना है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है। तो मैम जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले स्टैटिक किया, फिर उसके बाद मैंने करंट किया। तो इससे मेरे को क्या हो गया कि काफी हद तक एक आइडिया हो गया कि हाउ शुड आई कनेक्ट थिंग्स। तो एक तो हो गया ये। तो इससे क्या है कि जो हमारे ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स एंड इश्यूज हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, या साइबर सिक्योरिटी का भी चलता रहता है वो हो गया, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत मेन स्ट्रीम टॉपिक्स नहीं है, बट ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो ये होते रहते हैं साइमल्टेनियसली हमारे करंट के साथ, कुछ कुछ हम स्टैटिक में भी देखते हैं। तो एक तो हो गया ये करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो भी सिलेबस है तो हमें एक बार दोबारा सिलेबस को रीड आउट करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमारे कवर हो चुके हैं स्टैटिक के हिसाब से या करंट के हिसाब से, और उसको हम लिंक कर पाएंगे। फिर कुछ ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स जो अभी भी रहते हैं, जो हमें लगता है कि अभी भी हम पढ़ नहीं पाए या हमारी नजरों से नहीं निकले हैं वो, तो उनका फिर हम या तो ये कर सकते हैं कि हम उनको गूगल कर सकते हैं। गूगल करके लाइक आगे सीधा लिख दो यूपीएससी, तो उसमें काफी सारी साइट्स आ जाएंगी, जो भी रिलेवेंट लगे तो उससे मटेरियल निकाल के उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि इट वुड सेव टाइम एंड इट वुड ऑल्सो सेव एफर्ट, और आउटपुट भी अच्छा आ सकता है। तो ये अच्छा एक आइडिया है। करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन से कितने टाइम पहले कवर करना है, और आपके क्या क्या सोर्सेज रहे हैं करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए? हाँ जी मैम, तो मेरा था कि एग्जाम जैसे पहले होना था 31 मई 2020 को, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोविड। तो मैंने मई 2019 में डेडिकेटेडली पूरा शुरू कर दिया था करंट अफेयर्स का। तो मैम मेरा क्या रहता था कि मैं जैसे न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो रीड आउट कर लेती थी। तो उससे मेरे को होता था कि डेली का जो है वो हो जाता था थोड़ा थोड़ा। फिर मैं ट्राई करती थी कि आई ट्राइड अधेयरिंग टू दिस सिलेबस ऑन अ वीकली बेसिस। तो जो भी मैं पढ़ती थी उसके, ऑल्दो मैंने नोट्स नहीं बनाए, बट उनको ही मैं ऐसे रिवाइज कर लेती थी। सिविल स्टेली करके एक है, तो उनका इनिशिएटिव है जिसमें वो अपने आर्टिकल्स डालते हैं। तो वहां से मैं न्यूज पढ़ती थी, एंड उधर से ही मैंने उनका एक प्रोग्राम है समाचार मंथन, उसमें इनरोल कराया था। तो वो क्या करते थे कि वीकली जितना भी उनका न्यूज कवरेज होता था उसका वो 2-3 घंटे का एक वीडियो लेक्चर डाल देते थे। तो मैं वो देख लेती थी, उससे होता था कि मेरा वीकली रिविजन भी हो गया। फिर मैंने विजन के जो मंथली मैगजीन्स हैं उनको काफी अच्छे से फॉलो किया था पूरा टाइम तक, जब तक प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मई 2019 से शुरुआत करके। तो उनको मैम उनका मैंने काफी टाइम रिविजन करा जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैं वो करती थी। मोरोवर मैम एक इनसाइट्स ऑन आईएएस में जो वो करंट अफेयर्स के एंड स्टैटिक के 5-5 क्वेश्चंस डालते हैं क्विजेस वाले। तो मैं वो डेली मैंने 1 साल तक पूरा अच्छे से उनको फॉलो किया। तो ये हो गया मेरा करंट वाला। बस मैंने करंट के लिए मैम यही किया था। करंट के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं योजना पढ़नी चाहिए, आपको मेंस में हेल्प मिलेगी, कुरुक्षेत्र, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के बारे में पता चलता रहेगा। आपने भी इन सारी चीजों को रेफर किया था? पीआईबी हो गया? जी नहीं मैम, मैंने इन सबको रेफर नहीं किया था। एंड शुरुआत में आई ट्राइड फॉलोइंग पीआईबी, लेकिन काफी वो हेक्टिक हो गया। एंड ये बाकी जो सोर्सेज मैंने मेंशन करे हैं, जब मैंने ये सब सोर्सेज किए तो काफी ओवरलैपिंग आ रहा था, तो सारे इश्यूज उधर कवर हो पा रहे थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम बचाना चाहिए, एंड जो चीज यहाँ पे कवर हो रही है उसको बार बार दूसरे सोर्सेज से करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैम मैंने यही सोर्सेज फॉलो किए थे। आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग आपने कब से लिखना शुरू किया, कौन से स्टेज में आप आंसर लिखती थी? मैम एक बार मैंने जब थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था आंसर्स लिखने का, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मेरा कंटेंट इतना अच्छे से तैयार नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने फोर्थ ईयर में जीएस की तो आंसर राइटिंग नहीं करी, लेकिन ऑप्शनल का मैंने शुभ्रा मैम की टेस्ट सीरीज ली थी। माय ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसमें मैंने पहले कुछ शुरुआत में 3-4 सेक्शनल टेस्ट लिखे थे, एंड मैम फिर वो भी छूट गया था मेरा थोड़ा। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग तो नहीं करी थी। मैंने फिर जैसे ही प्रीलिम्स हो गया था उसके बाद रिजल्ट के आने से पहले ही आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दी थी। एंड बाकी जितना भी टाइम ड्यूरेशन था वो मेंस एंड प्रीलिम्स के बीच वाला,
तो उसमें मैम मैंने काफी काफी अच्छे से लाइक मेरा मैक्सिमम जितना हो पाया उतना मैंने ट्राई करा. बट मैम आई वुड से कि इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, एंड अगर टाइम है तो हमें पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए, उससे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. निशा, हमने स्टैटिक की बात कर ली, डायनेमिक की बात कर ली, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जामिनेशन का है एस्से राइटिंग. एस्से को आपने कैसे प्रिपेयर किया, एस्से कब से लिखना शुरू किया? क्योंकि एस्से को अलग लिखना होता है इवन इफ योर टॉपिक्स आर वेरी मच रिलेटेड टू पॉलिटी या डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज. मैम ऐसे में मेरा यही था कि पहले आई वुड मेक अप सर्टेन पॉइंट्स कि कोई भी टॉपिक दिया है ऐसे का, पहले तो वाइजली टॉपिक सिलेक्शन करना चाहिए हमें कि कौन से टॉपिक में हमें ऐसे लिखना है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो वो होना चाहिए. फिर एक बार जैसे ही हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस निकालने चाहिए. अब मैम वो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है. कुछ लोगों का होता है कि सोशल पॉलिटिकल वाला एंगल होता है, कुछ का होता है प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला एंगल होता है, कुछ का मैम एंटिटीज वाला होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे दिखाना, देन थोड़ा उससे ब्रॉड लेवल पे दिखाना, देन कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे. तो मैम ये जो भी फिट इन कर रहा है उसके हिसाब से हमें रफ वर्क करना चाहिए. रफ वर्क में आई थिंक हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए. अराउंड मेरा होता था कि मैं 15 to 20 मिनट्स देती थी, बट लाइक 15 to 25 मिनट्स इज अ सेफ रेंज. उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स निकालने चाहिए जो भी जहां भी रिलेट हो पा रहा है. एंड मैम सबसे जो आई थिंक हमें ध्यान देना चाहिए वो होता है ट्रांजिशन में. तो जब हम पैराग्राफ स्विच करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एग्जामिनर को थोड़ा एब्रप्ट ना लगे. उसमें उनका जो है वो शिफ्टिंग है वो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए. तो मैम डेट वुड कम विथ प्रैक्टिस, एंड थोड़ा सा ऐसे लाइक बिना डरे एंड अच्छे से थोड़ा पॉइंट्स बना के एंड फॉर्मुलेट करके अगर हम करेंगे एंड कुछ ऐसे इसकी पहले ही प्रैक्टिस कर ले तो बेटर रहेगा. तो आई थिंक दैट इज अ वे. निशा, ये कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और या फिर उलझे रहते हैं जो भी स्टैटिक या फिर जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं. ऐसे की तैयारी आपने कौन से स्टेज में शुरू की थी? वो फाइनल ईयर में शुरू कर दिया था कि वो भी थोड़ा थोड़ा थर्ड ईयर के साथ ही ऐसे के लिए भी यू आर मेकिंग अ फ्री? मैम एक्चुअली मैंने बस थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में कभी कभी टाइम निकाल के मैं बस टॉपिक्स देख लेती थी कि कैसे कैसे एसेस पूछते हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं. तो वही बेसिक थीम्स निकल के आती हैं. विमेन का हो गया, हेल्थ का हो गया, या फिलोसॉफिकल एसेज में तो हम वी कांट प्रेडिक्ट कि कैसा होगा, बट जो जो बेसिक जो जेनरिक एसेज होते हैं उनमें ये सब टॉपिक्स निकल के आते हैं. तो मैम इनमें यही था मेरा कि मैंने आंसर राइटिंग तो ऐसे राइटिंग तो शुरू नहीं किया था, बट मैं कभी कभी कुछ कुछ टॉपर्स की आंसर शीट देख लेती थी. और जैसे मुझे ये आइडिया हो गया कि सिंस दीज आर द थीम्स, तो जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ती थी या स्टैटिक पढ़ती थी तो वहां पे वो रिलेशन बनाना इजी हो गया था मेरे लिए, कनेक्ट करना इजी हो गया था. तो एक तरीके से मेरा कंटेंट एक्यूमुलेट हो गया था वहां पे. एंड मैम अच्छे से तो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही लिखना शुरू किया था, ऐसे पहले नहीं लिखा था. अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप कॉलेज में थी, साथ ही साथ आप रिगरसली तैयारी कर रही थी. हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम अलोंग विद योर कॉलेज स्टडीज? यस मैम. सो मैम एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था मुझे थर्ड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर में क्लासेस भी काफी ज्यादा होती हैं. एंड मेरे कॉलेज में मैम अटेंडेंस का इशू रहता था कि एटलीस्ट 65% अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए. तो मैम मैं ये करती थी कि मैं आई वॉज अ हॉस्टलर देयर. तो जब भी जैसे कोई भी लेक्चर हुआ उसके बीच में जैसे 2 घंटे का ब्रेक मिल गया या 1 घंटे का मिल गया या 3 घंटे का मिल गया, तो उसमें मेरा होता था कि मुझे दिन के ना 5-6 घंटे क्वालिटी वाले निकालने हैं पढ़ने के लिए. तो मैं उसमें लाइब्रेरी चली जाती थी और अपना उसमें पढ़ लेती थी. तो मेरे 5-6 घंटे आराम से निकल जाते थे थर्ड ईयर में. एंड मैम जब मैं फोर्थ ईयर में आई तो फोर्थ ईयर में थोड़ा प्लेसमेंट्स का रहता है, तो क्लासेस इतना ज्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं होता क्योंकि सब लोग प्लेसमेंट्स के लिए बैठे होते हैं. तो मैम आई डिडंट सिट फॉर एनी प्लेसमेंट्स और मैंने पूरा सोली इसका ही प्रिपेयर किया. तो फोर्थ ईयर में मुझे काफी टाइम मिल गया था. कभी कभी बाई चांस कुछ कुछ लैब्स जाना होता था, तो वो थोड़ा था कि उसमें मैं काफी रिलेटिवली काफी फ्री थी. तो फोर्थ ईयर में मैंने और अच्छे से किया मैम. एंड देन मैम फिर तो कोविड की वजह से काफी फ्री टाइम मिल ही गया था, तो वो भी एक था कि उसमें भी फिर प्रिपेयर किया. निशा जी, यू सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज की पहली अटेम्प्ट में आपको निकालना भी, एंड यू डिड सो. बहुत ही क्लियर था आपका डायरेक्शन की कैसे जाना है. जो एस्पिरेंट्स शायद पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा, कई बार होता है दे डू नॉट गिव इट सो सीरियस, वो एग्जामिनेशन को किस तरीके से पेपर आता है वो देखने जाते हैं. तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? भले प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप नहीं कर पाते. मैम इसमें मैं
कुछ जो बातें कहना चाहूंगी वो ये होंगी कि एक तो जब भी हमने अगर ठान लिया है कि हमें कुछ करना है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए मैम। सेकेंडली, हमें कभी भी रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मैम परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से हमारा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। एंड मैम हमें आई थिंक एक तो यही है कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। एंड अगर इन केस ऐसा होता है कि एग्जाम आ गया है और हमारा सिलेबस नहीं हो पाया है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैम फिर लास्ट के टाइम पे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये रह गया या फिर मैं ये और एक्स्ट्रा कर सकती थी, क्योंकि वो टाइम नहीं है वो सब सोचने का। तो मैम उस टाइम पे अवर मेंटल स्ट्रेंथ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल स्टेबिलिटी काफी एक अहम रोल निभाती है उसके बाद में। एंड मैम आई वुड से कि मैं यही करती थी कि जब भी रिजल्ट ये एग्जाम होता था, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या इंटरव्यू हो, तो मेरा लास्ट के डेज में यही होता था कि अब जितना हो गया उतना हो गया, अब टेंशन नहीं लेनी, जितना होता है उतना करेंगे। लास्ट में इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट। तो यही है मैम इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू, पहला पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने उनको कैसे रिएक्ट किया, कैसे आंसर दिया? मैम आई वुड से कि एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। एंड सिंस मैम ये मेरा लाइफ का ही पहला एक इंटरव्यू था, इससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो आई वॉज ऑल्सो एट द सेम टाइम एक्साइटेड। पहले थोड़ा सा एंजाइटी थी, बट वही कि मैंने खुद को वही उस स्टेट में लाने का ट्राई करा कि नहीं, टेंशन की वजह से तो खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है टेंशन लेने का, अच्छे से ही देंगे, अच्छे से देंगे तो अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। तो यही किया। एंड मैम बोर्ड मेंबर्स बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, पता भी नहीं चलता कि इंटरव्यू कब ओवर हो जाएगा। लाइक बहुत ही स्विफ्टली एंड स्मूथली गया था मेरा इंटरव्यू तो। एंड मैम क्वेश्चंस पे वो मेरा सिंस ऑप्शनल पीएसआईआर, तो काफी क्वेश्चंस थे। आई थिंक माय इंटायर इंटरव्यू रिवॉल्व्ड अराउंड द इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चंस एंड कुछ कुछ बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। एंड मैम इट स्टार्टेड विद अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज ऑनेस्टी पेज, सो एक्सप्लेन एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो दिस वाज द क्वेश्चन। एंड बाकी मैम अच्छा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। If you can tell, what did you answer for that question? Yes, ma'am. So, ma'am, my answer was like that: ki honesty provides rewards, and those rewards can be in any form. It can be in the form of it can be in the financial form, or it can also be in the form of emotional support, or the respect which one earns. So these all are the rewards of honesty. So then, sir asked me next question. So, what is the foundation of honesty? So, ma'am, I said that, sir, according to me, I think the reward can be in any form, but the foundation is moral. So, it depends upon the morality of the person to be honest, because nobody else can force any person to be honest. So, that was my answer, ma'am. Ma'am, I would like to add one more thing. So, during my personality test, there were certain questions wherein I had no clue and what should I answer. So simply I said no to those questions, or sorry sir, I cannot recall at this moment. And ma'am, you won't believe me, but I said no to 10 to 12 questions in the entire interview. And I think उसके बाद भी मेरा स्कोर ठीक ही रहा है, डिसेंट रहा है। I scored 185 marks in interview. So I would say कि कहीं भी कभी भी कोई भी लो फेज आए या फिर ऐसा लगे कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे, नॉट ओनली इन इंटरव्यू बट चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वी शुड नॉट स्टार्ट जजिंग आवरसेल्फ। बस करना है, अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे जो हो रहा है उसको कंटिन्यूअसली करते जाना है विद डिटर्मिनेशन एंड पूरा कॉन्फिडेंस। सो दैट वुड बी वेरी प्रोडक्टिव। एंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हेल्प्स। और अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी आप ना कर रहे हैं, अगर निशा जी के एक्सपीरियंस से हम जाने तो भी कॉन्फिडेंस एक्चुअली हेल्प्स। यस निशा जी, क्या आपसे आपके बैकग्राउंड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए? आप बीटेक हैं, आप एक इंजीनियर हैं। हाँ जी मैम, मुझे 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। निशा जी, हाउ स्टडी IQ has been part of your journey? Ma'am, like I said earlier as well कि there are certain miscellaneous topics, कुछ issues होते हैं जो broadly cover नहीं होते, तो उनके जब मैंने notes वगैरह बनाए थे, तो since I wasn't having a lot of time, so to save my time, मैं simply I used to Google those topics.
तो जब मैं गूगल करती थी तो स्टडी आईक्यू के भी काफी अच्छा कवरेज होता है, तो मैं उन सब सब्जेक्ट मैटर से आप नोट्स बना लेती थी एंड वीडियोस भी देखे हैं मैंने, इंटरव्यू के टाइम पे भी देखे हैं। तो मैम उस एस्पेक्ट में आई वुड से कि स्टडी आईक्यू ने भी एक रोल प्ले किया है। Thank you so much, Nisha ji, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो इधर तलाशते हैं कि किस तरीके से उनको स्ट्रैटेजी पता चले, उनसे जिन्होंने एक्चुअली कॉलेज के साथ प्रिपरेशन किया है और एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ क्लियर किया है, यू आर गोइंग टू बी देयर रोल मॉडल. Thank you once again and we wish you good health. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.